हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास रहेगी एचपी सेट पेपर नंबर 1 के लिए और पेपर नंबर 1 से रिलेटेड हम आज की क्लास में 30 इंपॉर्टेंट वीवाईक्यूज पढ़ने वाले हैं जो एमसीक्यूज फॉर्म में हैं। तो अगर आप किसी भी सब्जेक्ट से एचपी टेस्ट सेट का पेपर जो है वो देने जा रहे हो तो आपके लिए पेपर नंबर 1 जो है सभी के लिए कंपलसरी रहता है, क्योंकि यह एक जर्नल पेपर है। चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, तो एचपी सेट का जो पेपर नंबर 1 है वो सेम ही रहेगा। बाकी अगर सिलेबस की बात करें तो एचपी सेट जो है उसका सिलेबस जो यूजीसी नेट है उसकी तरह सेम ही रहता है फर्स्ट पेपर का, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। लेकिन क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप पहली बार चैनल पर आए हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, अपने फ्रेंड्स के साथ क्लास को शेयर कर दो और क्लास विजिट भी जरूर करो चैनल के ऊपर, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट आपको वहाँ पर क्लासेस मिल जाएंगी। बाकी अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है, कोई सजेशन रहता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। बाकी क्लास को ज़रूर लाइक कर दें। चलिए शुरू करें। आज की क्लास में मैंने जो 10 यूनिट्स रहती हैं पेपर नंबर 1 की, लगभग सभी को कवर करने की कोशिश की है। सभी से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेंगे और सभी के पीवाईक्यूज हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए भी क्लास हो जाती है। तो बिल्कुल पेशेंस के साथ क्लास में एंड तक जरूर बैठना है और लाइक जरूर कर देना है क्लास को, और मुझे कमेंट करके आपने जरूर बताना है कि आपके लिए ये क्लास आपको कैसी लगी, ठीक है। यहाँ पर जो हमारी फर्स्ट यूनिट आती है वो है शिक्षण अभिवृत्ति, टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड यहाँ पर हम क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। तो शिक्षण क्या है? टीचिंग, ठीक है। टीचिंग का जो मेन ऑब्जेक्ट है वो क्या है इन चारों में से? तो चारों को हम पढ़ लेते हैं पहले। कि छात्रों को केवल जानकारी प्रदान करना, ठीक है, छात्रों में आलोचनात्मक और तार्किक सोच विकसित करना, ठीक है, पाठ्यक्रम को निर्धारित समय में समाप्त करना, बिल्कुल नहीं। परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने में मदद करना, बिल्कुल भी नहीं। छात्रों में आलोचनात्मक और तार्किक सोच विकसित करना, ये जो है वो टीचिंग का मेन ऑब्जेक्ट रहता है, ठीक है। बच्चे जो हैं वो अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग खुद कर पाएं, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व, उसके लिए बच्चों को तैयार करना, ये सबसे बड़ी टीचिंग की एक उपलब्धि है या उद्देश्य है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा ठीक हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रचनात्मक मूल्यांकन जो है यानी कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन जो है उसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो जो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है उसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्ट है वो क्या है। तो वो है ऑप्शन नंबर सी कि सीखने की प्रक्रिया के दौरान छात्रों की प्रगति की निगरानी करना और उसमें सुधार करना। यानी कि बच्चा जो है, जैसे कि आपको पता है फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है या इवैल्यूएशन जो है हर मतलब एक लेसन के बाद या 2 लेसन्स के बाद या 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद जो है वो इवैल्यूएशन करी जाती है बच्चे की। तो उसके दौरान बच्चे की प्रगति की निगरानी करना कि क्या बच्चे में कोई सुधार आ रहा है, उसकी प्रोग्रेस जो है वो हो रही है, या फिर उसमें अगर कोई कमी आ रही है तो उसको फिर सुधार करना। ये जो है वो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का प्राइमरी ऑब्जेक्ट रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वयं स्वयं जो है, स्वयं पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो स्वयं पोर्टल जो है उसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है। उसका मेन ऑब्जेक्ट है कि सभी नागरिकों को मुक्त और गुणवत्तापूर्ण ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करना, ठीक है। मुक्स आपने पढ़ा ही होगा, मुक्स से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो ये आपने पढ़ लेना है। बाकी सभी जितने भी मतलब स्टूडेंट्स हैं या नागरिक हैं उनके लिए मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण ऑनलाइन शिक्षा जो है प्रदान करना स्वयं पोर्टल का मुख्य उद्देश्य है, ठीक है, मेन ऑब्जेक्ट है, ठीक है। मुक्स के जरिए बच्चों तक ऑनलाइन शिक्षा जो है वो पहुंचाना, ये जो है वो स्वयं पोर्टल का उद्देश्य है। नेक्स्ट है कि शिक्षण के किस स्तर पर संज्ञानात्मक अंतःक्रियाशीलता, ठीक है, जो कॉग्निटिव इंटरेक्शन होती है उसका स्तर सबसे उच्चतम होता है। तो कॉग्निटिव जो अंतःक्रियाशीलता है उसका जो सबसे उच्चतम जो सबसे उच्चतम स्तर जो रहता है वो क्या रहता है। वो रहता है विमर्शक स्तर, ठीक है। रिफ्लेक्टिव जो लेवल है वो रहता है, ठीक है। कौन सा लेवल रहता है? रिफ्लेक्टिव लेवल रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक प्रभावी शिक्षक होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गुण जो है सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। तो एक अगर इफेक्टिव टीचर अगर आपको बनना है तो कौन सा जो आपकी क्वालिटी है वो सबसे महत्वपूर्ण मानी जाएगी, ठीक है। तो कौन सी क्वालिटी जो है वो सबसे महत्वपूर्ण जो है वो मानी जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, विषय का पूर्ण ज्ञान और छात्रों के साथ सहानुभूति पूर्ण व्यवहार करना जो है वो एक बहुत इफेक्टिव टीचर की एक
क्वालिटी जो है वो मानी जाएगी, ठीक है? विषय का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। आप जिस विषय को बच्चों को पढ़ाने जा रहे हो उसके रिलेटेड आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए और बच्चों के साथ भी आपका सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार जो है वो होना चाहिए, ठीक है? तो ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा। अब हम यूनिट 2 जिसका नाम है शोध अभिवृत्ति रिसर्च एप्टीट्यूड उससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो यूनिट 2 से आएगा, रिसर्च एप्टीट्यूड से आएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि अनुसंधान यानी कि रिसर्च जो है उसकी प्रक्रिया का सबसे पहला और अनिवार्य चरण कौन-सा है? तो सबसे पहला और अनिवार्य चरण कौन-सा है अनुसंधान का, रिसर्च का? तो वो है कि अनुसंधान समस्या की पहचान और उसका सूत्रीकरण करना, ठीक है? सबसे पहले आपको अगर रिसर्च किसी भी चीज़ के ऊपर करनी है, तो सबसे पहले आपको उस चीज़ का उसकी समस्या का पूरी पहचान होनी चाहिए कि हमने इस चीज़ के ऊपर रिसर्च करनी है, ठीक है? तो सबसे पहला चरण यही कहलाएगा कि उसको आपने एक सूत्रीकरण करना है, उसका उस समस्या को पहचानना है सबसे पहले, तो ठीक है? तो ये सबसे पहला चरण होगा रिसर्च का, ठीक है? और अनिवार्य भी होगा, ठीक है? ज़रूरी भी होगा। तो ये अनुसंधान समस्या है यानी कि रिसर्च जो समस्या है उसकी पहचान करना और उसका सूत्रीकरण करना इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि शून्य परिकल्पना यानी कि नल हिपोथेसिस जो है उसको दर्शाने के लिए किस गणितीय प्रतीक का उपयोग जो है वो किया जाता है। तो जो नल हिपोथेसिस है उसको दर्शाने के लिए उसको दिखाने के लिए जो प्रयोग किया जाता है वो H0 का किया जाता है, ठीक है? H1 HA HP कुछ भी नहीं, H0 का प्रयोग जो है वो नल हिपोथेसिस जो है शून्य परिकल्पना जो है उसको दर्शाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है कि जब कोई शोधकर्ता अपनी रिपोर्ट में अन्य किसी व्यक्ति के विचारों या शब्दों को बिना श्रेय दिए उपयोग करता है तो इसे क्या कहते हैं? तो ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि जब भी हम किसी भी दूसरे व्यक्ति की रिपोर्ट यूज़ करते हैं, ठीक है? तो उसका जो उसके उस व्यक्ति को हम श्रेय नहीं देते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है साहित्यिक चोरी, ठीक है? पहला ग्रेज़िज़्म जो है वो कहा जाता है। प्लागियरिज्म जो है उसको कहा जाता है, साहित्यिक चोरी उसको कही जाती है कि जब हम किसी व्यक्ति के विचार ले रहे हैं, उसके शब्द ले रहे हैं और उसको हम श्रेय भी नहीं दे रहे हैं, तो उसको एक साहित्यिक चोरी जो है वो कहा कहते हैं, ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुणात्मक अनुसंधान जो है यानी कि क्वालिटेटिव रिसर्च जो है उसकी मुख्य विशेषता निम्नलिखित में से क्या है? तो क्वालिटेटिव रिसर्च की मुख्य विशेषता क्या है कि यह गहराई से समझने और गैर संख्यानात्मक जो संख्यात्मक डेटा जो है उसका विश्लेषण करने पर ध्यान केंद्रित करता है। तो ये गहराई से समझने और गैर संख्यात्मक जो डेटा है गुणात्मक अनुसंधान जो है उसमें संख्या नहीं होती है तो गैर संख्यात्मक डेटा का विश्लेषण पर ध्यान केंद्रित करता है, ठीक है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वालिटेटिव रिसर्च के लिए। नेक्स्ट है कि जो प्रयोगात्मक अनुसंधान है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो है उसमें किस चर वेरिएबल जो है में शोधकर्ता जो है द्वारा प्रत्यक्ष हेर-फेर जो है मैनिपुलेशन जो है वो किया जाता है। तो ये इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी स्वतंत्र चर है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है उसमें जो है वो प्रयोगात्मक अनुसंधान में जो है वो शोधकर्ता द्वारा प्रत्यक्ष हेर-फेर किया जाता है, ठीक है? इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट यूनिट से क्वेश्चन आ रहा है अभी और नेक्स्ट यूनिट है हमारी संप्रेषण, कम्युनिकेशन, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है और इस यूनिट से भी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो ये पीवाईक्यूज हैं। प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज की क्लास में आपके लिए लेकर आई हूँ। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। क्लास को शेयर ज़रूर कर दीजिए अपने किसी फ्रेंड के साथ या फिर आपका कोई नोन है जो एसपी सेट या फिर यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहा है उसके साथ। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है कि एक प्रभावी कक्षा संचार जो है क्लासरूम कम्युनिकेशन जो है इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन का स्वरूप जो है सामान्यतः कैसा होना चाहिए? तो एक इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन जो है उसका स्वरूप जो है सामान्यतः कैसा होना चाहिए? उसका स्वरूप जो है वो सहानुभूतिपूर्ण, संवादात्मक और दो तरफ़ा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक क्लास है उसमें सिर्फ टीचर ही बोल रहे हैं जो स्टूडेंट्स हैं वो मतलब मूक बैठे हुए हैं, चुपचाप बैठे हुए हैं। तो दो तरफ़ा होना चाहिए,
दोनों ही तरफों से, जैसे अगर कोई टीचर अगर कोई टॉपिक के ऊपर बच्चों को बता रहे हैं, समझा रहे हैं, तो बच्चों के भी दूसरी तरफ से सवाल आने चाहिए ताकि पता चल सके कि बच्चों को कितना ज़्यादा समझ में आ रहा है। संवादात्मक होना चाहिए, दोनों के बीच संवाद होना चाहिए और सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बच्चे डरते ही टीचर से कोई सवाल ही ना पूछें, ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट है कि जो क्लास है, इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन है, उसमें सहानुभूति भी हो, संवाद भी हो और दो तरफ़ा भी हो, ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संप्रेषण की प्रक्रिया में शोर यानी कि नॉइज़ का क्या तात्पर्य है? तो नॉइज़ का क्या तात्पर्य है? इसमें कोई भी बाधा जो संदेश की प्रवाह और अर्थ को प्रभावित करती है। यानी कि एक संप्रेषण में जो प्रक्रिया है, शोर जो नॉइज़ का तात्पर्य ये है कि जब कोई भी बाधा उत्पन्न हो जाती है जो उसके प्रभाव को संदेह के प्रभाव को और उसके अर्थ को प्रभावित कर रही है, तो वो शोर कहलाएगी, ठीक है? नॉइज़ कहलाएगी, ठीक है? जब बाधा उत्पन्न हो जाती है कम्युनिकेशन में तो उसको शोर कहा जाता है, ठीक है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक हाव-भाव, चेहरे की अभिव्यक्ति और आँखों का संपर्क किस प्रकार के संप्रेषण का उदाहरण है? जब शारीरिक हाव-भाव से चेहरे की अभिव्यक्ति से आँखों के संपर्क के माध्यम से जो संप्रेषण है वो किया जाता है, कम्युनिकेशन जो है वो की जाती है, तो ये किस प्रकार का उदाहरण है? ये उदाहरण है एक गैर मौखिक संप्रेषण का, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का, ठीक है? उसमें बोलकर नहीं संप्रेषण किया जा रहा है, कम्युनिकेशन उसमें बोलकर नहीं की जा रही है, तो ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एक बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब प्रेषक यानी कि जो प्रेषक किसको कहा जाता है? सेंडर को। सेंडर और प्राप्तकर्ता यानी कि रिसीवर जो हैं, सेंडर और रिसीवर जो हैं एक ही समय में रियल टाइम में, ठीक है? संदेशों का आदान-प्रदान करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, ठीक है? यानी कि एक तरफ से सेंडर जो है वो मैसेज भेज रहा है और दूसरी तरफ से रिसीवर जो है वो मैसेज प्राप्त कर रहा है, तो एक ही टाइम में ये सब कुछ हो रहा है, तो इसको इस आदान-प्रदान को जो आदान-प्रदान है इसको क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाएगा तुल्यकालिक संप्रेषण, ठीक है? क्या कहा जाएगा? तुल्यकालिक संप्रेषण। अ, नेक्स्ट क्वेश्चन देख नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संप्रेषण का वह कौन-सा तत्व है जो संदेश के सफलतापूर्वक प्राप्त होने और समझे जाने की पुष्टि करता है, ठीक है? तो वह कौन-सा तत्व होता है संप्रेषण का, कम्युनिकेशन का कि जिसमें सफलतापूर्वक संदेश जो है वो प्राप्त हो गया और समझे जाने की पुष्टि भी हो गई। तो वो होता है ऑप्शन नंबर सी, प्रतिपुष्टि, फीडबैक उसको कहते हैं, ठीक है? फीडबैक उसको इंग्लिश में कहते हैं, प्रतिपुष्टि उसको कहते हैं। अब यूनिट नंबर 4 से क्वेश्चन आ रहे हैं, गणितीय और तार्किक तर्क, ठीक है? मैथमेटिकल और लॉजिकल रीजनिंग जो है, नेक्स्ट यूनिट है हमारी, इससे क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे। तो यहाँ पर श्रृंखला मतलब ये एक पूरा पैटर्न है जिस तरह से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसी पैटर्न के हिसाब से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो मैथ का क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा आपको, 2 है, 6 है, 12 है, 10 है और 30 है। तो 30 के बाद क्या आएगा? इसको अगर हम खुद सॉल्व करें तो यस यहाँ पर 2 और 6 के बीच में कितना डिफरेंस है? 4 का डिफरेंस है। 6 और 12 के बीच में कितना डिफरेंस है? 6 का डिफरेंस है। 4, 6 उसके बाद 8 का है, उसके बाद 10 का है, उसके बाद हम कितना आएगा? 12 का डिफरेंस आएगा। तो 30 में जब हम 12 प्लस कर देते हैं तो कितना आंसर आएगा? 42 आएगा, ठीक है? तो 42 इसका सही उत्तर हो जाएगा यानी कि 4, 6, 8, 10 और 12, ठीक है? तो 12 का डिफरेंस आ जाएगा। तो हमारा उत्तर जो बन जाएगा वो 42 बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यदि एक विशिष्ट कूट भाषा में, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है कि कूट भाषा में टीचर को VGCE JGT लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में स्टूडेंट को कैसे लिखा जाएगा? ठीक है? स्टूडेंट को कैसे लिखा जाएगा उसी कूट भाषा में? तो ये आप एक पेपर पे सॉल्व कर सकते हो उस क्वेश्चन को। मैं इसका उत्तर बता देती हूँ आपको, UVWFGPV, ठीक है? इस तरह से इसको लिखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति पूर्व से पूर्व की ओर, एक डायरेक्शन वाला क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में, तो ये क्वेश्चन आप देख लीजिए कि एक व्यक्ति जब पूर्व की ओर 10 किलोमीटर चलता है और फिर बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, तो इसके बाद पुनः मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है। यहाँ पे जो थोड़ी सी मिस प्रिंट हो गई है, इसको इग्नोर करना, टेक्स्ट जो लिखा गया है ये मिस प्रिंट की वजह से है। तो अब वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है? तो ये मैथ का क्वेश्चन है, इसको आप एक पेपर के ऊपर सॉल्व कर सकते हो, ठीक है? तो ये इसका सही उत्तर होगा 5 किलोमीटर, ठीक है? 5 किलोमीटर शुरुआती बिंदु से ये इसकी दूरी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय तर्कशास्त्र जो है, इंडियन लॉजिक जो है, उसके अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के वैध और प्रमाणिक स्रोतों को क्या कहा जाता था? तो ज्ञान प्राप्त करने के जो वैध और प्रमाणिक स्रोत होते थे उनको कहा जाता था प्रमाण, ठीक है? उनको क्या कहा जाता था? प्रमाण कहा जाता था, प्रगमना कहा जाता था, ठीक है? नेक्स्ट है कि शास्त्रीय न्याय वाक्य जो है उसके अनुसार सभी मनुष्य मरणशील हैं और सोक्रेटस जो है एक मनुष्य है, ठीक है? सुकरात जो है एक मनुष्य है। सभी कथनों में वैध निष्कर्ष क्या निकलेगा? तो इसमें जो वैध निष्कर्ष निकलेगा वो सोक्रेटस जो है वो मरणशील है, ठीक है? क्योंकि सभी मनुष्य मरणशील ही हैं, तो मनुष्य भी सोक्रेटस जो है वो भी एक मनुष्य है, तो वो भी मरणशील ही होगा। तो इसमें वैध निष्कर्ष यही निकलेगा कि सोक्रेटस जो है वो भी मरणशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट यूनिट से है। यूनिट का नेम है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, आईसीटी, ठीक है? आईसीटी यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की प्राथमिक और अस्थायी मेमोरी है? वॉलेटाइल मेमोरी कौन सी है? वॉलेटाइल मेमोरी कौन सी है कंप्यूटर की? तो इसमें इसका उत्तर होगा रैम। रैम जो है इसकी फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है? रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है एक अस्थायी मेमोरी है, वॉलेटाइल मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी है ये, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेट के संदर्भ में HTML का फुल फॉर्म क्या होगा? HTML का फुल फॉर्म होगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML की फुल फॉर्म होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ईमेल पता जो है यानी कि ईमेल एड्रेस जो है उसके दो मुख्य भाग कौन से होते हैं? तो उसके दो मुख्य भाग कौन-कौन से होते हैं? उसके दो मुख्य भाग होते हैं। एक होता है उपयोगकर्ता का नाम और दूसरा डोमेन नाम, ठीक है? तो ये दोनों ही मुख्य भाग होते हैं ईमेल एड्रेस के, ठीक है? उपयोगकर्ता का नाम भी होना चाहिए और डोमेन नाम भी होना चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है एक सर्च इंजन नहीं है, ठीक है? सर्च इंजन नहीं है। तो इसी तरह का क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में भी देखा था। तो सर्च इंजन कौन सा नहीं है? गूगल गूगल एक सर्च इंजन है, याहू एक सर्च इंजन है, विंग जो है वो भी एक सर्च इंजन है, लेकिन विंडो जो है वो सर्च इंजन नहीं है, ठीक है? विंडोज जो है वो सर्च इंजन नहीं है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन अगली यूनिट से यूनिट नंबर 6 आ गई है हमारी, लोक विकास एवं पर्यावरण, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, ठीक है? ये हमारी नेक्स्ट यूनिट आ गई है, ठीक है? इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है क्योटो प्रोटोकॉल जो है मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यहाँ पर चार ऑप्शन दे रखे हैं। क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो किससे संबंधित है ये आपने बताना है। तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो संबंधित है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी और जलवायु परिवर्तन से, ठीक है? ये क्योटो प्रोटोकॉल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो ये जलवायु परिवर्तन से और ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी जो आ गई थी उसकी वजह से ये क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था, ठीक है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो प्रोटोकॉल है ये 11 दिसंबर 1997 में ये जापान में अपनाया गया था और 16 फरवरी 2005 को इसको जो था वो अ, अपनाया गया था, ठीक है? लागू इसको हुआ था ये, ठीक है? तो ये आपने याद रखने हैं 1997 और 2005 में इसको अपनाया गया था, ठीक है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योटो प्रोटोकॉल। नेक्स्ट देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, ठीक है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है आईएसए का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये क्वेश्चन शायद पिछली क्लास में भी रिपीट हुआ था। गुरुग्राम में, ये भारत में गुरुग्राम में ये स्थित है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है? उसका मुख्य उद्देश्य है ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों ओडीएस का उत्पादन को समाप्त करना, ठीक है? जो भी ओजोन परत को नुकसान पहुंचा रहे हैं उनको समाप्त करना जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का मेन ऑब्जेक्ट है, ठीक है? नेक्स्ट यूनिट हमारी 7 यूनिट है ये, उच्च शिक्षा प्रणाली, हायर एजुकेशन सिस्टम। बीच में हमने शायद 2-3 यूनिट्स को नहीं लेकर आए थे, जैसे डीआई यूनिट है, ठीक है? उसको हम नहीं लेकर आए थे। तो ये लास्ट यूनिट है हमारी उच्च शिक्षा प्रणाली, हायर एजुकेशन सिस्टम, ठीक है? तो यहाँ इसका जो क्वेश्चन है वो है कि भारत में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, ये जो यूजीसी है उसकी वैधानिक निकाय यानी कि स्टैट्यूटरी बॉडी जो है वो उसके मुख्य रूप में स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो भारत में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की जो वैधानिक निकाय है वो मुख्य रूप से कहाँ पर कब स्थापित की गई थी? वो की गई थी 1956 में, ठीक है? यूजीसी की
जो वैधानिक निकाय है वो स्थापित की गई थी 1956 में, ठीक है? इसकी स्थापना हुई थी 1953 में, लेकिन जो इसकी वैधानिक निकाय है वो स्थापित की गई थी, वो की गई थी 1956 में, ठीक है? तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की क्लास का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये कि स्वतंत्रता के बाद भारत में उच्च शिक्षा में सुधार के लिए गठित पहला आयोग कौन-सा था? तो स्वतंत्रता के बाद जो उच्च शिक्षा है उसमें सुधार करने के लिए जो पहला आयोग गठित किया गया था वो आपको पता ही होगा, उसका नाम है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग और इसको राधाकृष्णन आयोग भी कहते हैं। 1948 से 49 के बीच में ये आया था। राधाकृष्णन आयोग इसको कहते हैं या विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग इसको कहते हैं। इसी की सिफारिशों के बाद जो अनुदान आयोग है, यूजीसी है, उसकी स्थापना जो थी वो की गई थी, ठीक है? तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है कि स्वतंत्रता से पूर्व भारत में स्थापित किया जाने वाला प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय सेंट्रल यूनिवर्सिटी कौन सी थी? तो जो स्वतंत्रता से पहले जो स्थापित की गई थी, ठीक है? तो जो इंडिपेंडेंस है हमारी 1947 में हुई थी, तो उसके पहले जो केंद्रीय विश्वविद्यालय सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो थी वो स्थापित की गई थी, वो कौन सी थी? तो वो थी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू, ठीक है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय मदन मोहन मालवीय की थी, ठीक है? तो ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो था वो आपने याद रखना है केंद्रीय विश्वविद्यालय था और ये स्वतंत्रता से पूर्व स्थापित किया गया था। आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। आप क्लास को लाइक ज़रूर कर देंगे और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएँगे कि आपको क्लास कैसी लगी? क्या क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल रहे ये वाले और क्वेश्चन अब एग्ज़ाम के लिए भी बहुत कम टाइम बचा है, तो अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ क्लास को शेयर कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की क्लास के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।